1960 में जब नासा अपने रिसर्च और मिशन के लिए कुछ ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर चाहता था जो इनोवेटिव आइडिया दे सके, जो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल सके, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए और लोगों को टेस्ट करने के लिए उसने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई, और जिसमें उसने एक क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप करवाया डॉक्टर जॉर्ज लैंड और बेथ जार्मन की मदद से। इस रिसर्च का मेन टारगेट था चिल्ड्रन की डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करना, यानी कि ऐसी थिंकिंग जिसमें कोई इंसान एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल और इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल सकता है। जिसमें उन्होंने 3 to 5 एज के 1600 चिल्ड्रन को अपनी रिसर्च में स्टडी किया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जब इन बच्चों को स्टडी किया तो 3 to 5 एज के 98% चिल्ड्रन ने जीनियस लेवल रेंज में स्कोर किया, और जब इन्हीं बच्चों को 10 साल तक ट्रैक किया गया तो जब ये बच्चे 10 साल के हुए तो इनमें से सिर्फ 30% ने इस लेवल तक स्कोर कर पाया, और जब यही बच्चे 15 साल के हुए तो इनमें से सिर्फ 12% ने जीनियस लेवल तक स्कोर कर पाया, और एडल्ट तक जाते जाते ये स्कोर सिर्फ। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे बढ़ती एज के साथ साथ हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ब्रिक का यूज क्या है? सोच लिया? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि ब्रिक का यूज़ हमारी दीवार बनाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि इसका यूज़ बहुत क्रिएटिव तरीके से भी हो सकता है? जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे से पूछें तो उसके शायद आंसर आपसे बेटर हो। जैसे कि हम ब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, एक डोर स्टॉपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, हम प्लांट स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, और ऐसे ही हम इसे आर्ट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने ये सोच पाया? इतने सारे जो मल्टीपल आंसर थे, ये सोच पाया? तो बस यही डिफरेंस है एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग में। एक्चुअली हम ह्यूमंस हमेशा से दो तरीके से सोचते हुए आए हैं। एक तरीका जिसमें हम सिर्फ सही चीज़ पर फोकस करते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करती है, यानी कि हमारा ब्रेन डेप्थ में सोचता है ताकि हम इजीली आंसर को फाइंड कर सकें। यहाँ पर हम मल्टीपल कैलकुलेशन करता है हमारा ब्रेन, और मल्टीपल कैलकुलेशन के बाद एक परफेक्ट, एक करेक्ट आंसर को क्या करता है? सेलेक्ट करता है, और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। बट एक तरीका ऐसा भी है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा ब्रेन सही आंसर की कभी भी टेंशन नहीं करता, वो ब्रॉड में सोचता है, आइडियाज़ को फैलाता है अपने, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ के बाद डिसाइड करता है कि ये इसका आउटकम होना चाहिए। यहाँ पर हम बिल्कुल दूर होते हैं किसी भी करेक्ट आंसर से, और यही चीज़ होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, यानी कि हम एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग से कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी चीज़ को डॉक्टर जॉर्ज लैंड और बेथ जार्मन ने अपनी बुक ब्रेक पॉइंट एंड बियॉन्ड में बताया है। इस बुक को 1992 में पब्लिश किया गया, ये बताने के लिए कि कैसे हमारी जो एज होती है वो कैसे हमारी क्रिएटिविटी को इफेक्ट करती है। तो डॉक्टर जॉर्ज के अकॉर्डिंग कि ये मेथड, ये जो डिक्लाइन है वो नेचुरल नहीं होता, ये होता है हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड की वजह से। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं और अपने हिसाब से उन चीज़ों का आंसर निकालने लग जाते हैं। जैसे कि हम सबके साथ बहुत हुआ होगा कि कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी होगी जिसने हमने अपनी तरफ से हमने कई सारे थॉट बनाए होंगे कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो इस केस में हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और यहीं पर हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होने का स्टार्ट होती है। इसी पॉइंट पर हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ अलग रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम सही पर फोकस करने लग जाते हैं कि कौन सी चीज़, किस चीज़ में हमें सही बोलना चाहिए। जितने भी हमारा थॉट्स होते हैं उनको एक साइड रखा जाता है और हमसे बोला जाता है कि ये फालतू की चीज़ें मत करो, ये सब मत सोचो, सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचो जो कि सही है। और यहीं से हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हम दोनों थिंकिंग को यूज़ करके अपने थॉट्स को जनरेट करें, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, दोनों थिंकिंग का यूज़ करें और अपने आइडियाज़ और अपने आंसर्स को जनरेट करें। लेकिन इसमें हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों थिंकिंग को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक माइंड में ही एक मेंटल टग ऑफ वार स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों थिंकिंग क्लैश कर जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव क्लैशिंग। इसमें हमारी दोनों थिंकिंग क्लैश कर जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग से जीत जाती है, क्योंकि ये सब होता है हमारे
बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे इफेक्ट की वजह से, सोसाइटी की वजह से, स्कूल की वजह से। क्योंकि स्कूल में हमने हमेशा देखा है कि टॉपर वही होते हैं जो अपनी शीट्स में, जो अपनी आंसर शीट में करेक्ट आंसर लिख कर आते हैं। यानी कि मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो सिर्फ करेक्ट सोचेंगे, बाकी के इधर उधर के आंसर नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज़ जब हम अपने स्कूल में देखते हैं कि टॉपर वही इंसान है जो ज़्यादा रट पा रहा है, जो ज़्यादा सीख पा रहा है, तो हम वहाँ पर भी अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को मार देते हैं। और फिर यही चीज़ जब हम बाहर जाके देखते हैं कि हमारे घर पर, हमारी सोसाइटी में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड किया जाता है जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर पे फोकस करते हैं, करेक्ट आंसर लाके ग्रेड्स पाते हैं, और उन्हीं ग्रेड्स पर हमारी सोसाइटी जो है उस चीज़ को मेजर करती है कि कौन ज़्यादा होशियार है, कौन कम होशियार है, विदाउट ये देखे कि कोई इंसान क्रिएटिव भी हो सकता है, कैसे वो अलग अलग तरीके से कर सकता है हर चीज़ को। लेकिन सिर्फ सोसाइटी को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आती है कि सिर्फ करेक्ट वे। और जब हम बार बार ये चीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर पैदा होता है एक फियर, जिसे हम बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो यही फियर हमें क्या करता है, दोबारा से हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग जितनी भी बची है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और सिर्फ हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूं तो कोई स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा या फिर वो नीट या फिर जेईई की तैयारी करेगा तो सब लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन वहीं कुछ स्टूडेंट अगर सोचे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं रिसर्चर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो वहीं पर सब लोग उसे डिस्करेज करने लग जाता है कि नहीं, कुछ आपको नया स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ जो चल रहा है उसे चलते रहने दो। तो यहाँ पर एक और फियर हमारा जन्म लेता है, फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि सोसाइटी हमें पहले ही बता देती है कि इस फील्ड में जाओगे तो फेल हो जाओगे, और तो यहीं से हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग से दोबारा हार जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितना होगा, 4, लेकिन क्या तो फिर क्या इसमें आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करा? आपको बहुत सारे आंसर जनरेट करने पड़े जब जाके आपने एक आंसर सेलेक्ट किया? नहीं, इसमें सिर्फ आपने यूज़ की अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल था, 2 + 2 4। इसके अलावा इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं ओम्स लॉ क्या होता है, तो इसमें भी आप सिर्फ एक ही आंसर दे सकते हो, वो भी अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करके। तो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें कब यूज़ करनी है? तो जैसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन और दूं कि आप पेपर का क्या यूज़ कर सकते हैं, तो पेपर का यूज़ कई तरीके से हो सकता है, डायग्राम्स बनाने के लिए, राइटिंग के लिए, ओरिगामी के लिए, और डेकोरेशन के लिए, क्राफ्ट वर्किंग के लिए। ये सब चीज़ें ऐसी जिसमें हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आपने अपनी यूज़ करी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो फिर अब हमें करना क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करनी है, कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज़ करनी है। तो ये हमें दोनों चीज़ें यूज़ करनी है बिल्कुल साइमल्टेनियसली, लेकिन विदाउट कोई कॉग्निटिव क्लैशिंग के। यानी कि हमें अपनी दोनों थिंकिंग को सेपरेटली रखना है। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर अगर आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना है किसी प्रॉब्लम का, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर सकते हो कि ये मैं कर सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ आप करोगे उस आइडिया में से अपने आइडिया को सेलेक्ट करने के लिए। इतने सारे मल्टीपल आइडियाज आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग दे चुका है। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का काम ये है कि कौन से आइडियाज वर्क करेंगे, कौन से आइडियाज वर्क नहीं करेंगे। मतलब आपको अपने आइडियाज को सेलेक्ट करना है कि कौन सा आइडिया फाइनली आपका वर्क करेगा। तो इसमें आपका यूज होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। बाद में जब आप मल्टीपल कैलकुलेशन करके एक आइडिया सेलेक्ट करते हो कि ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब सोचने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एग्जीक्यूट और सेलेक्ट करने के लिए आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करनी है। और यही बताया हमारे डॉक्टर जॉर्ज ने कि कैसे हम दोनों का यूज करके साइमल्टेनियसली हम आगे बढ़ सकते हैं, दोनों का विदाउट कोई कॉग्निटिव क्लैशिंग के। तो जरूरी है आप आइडियाज अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग से जनरेट करो और उनका सिलेक्शन और उनका फाइनल एग्जीक्यूशन आप कन्वर्जेंट थिंकिंग से कर सकते हो। तो याद रखना कि आप जब भी आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने अंदर के 5 साल के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। वो आपको सिखाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करके आप मल्टीपल आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल सॉल्यूशन कैसे जनरेट कर सकते हो उस प्रॉब्लम के। और आपका जो अडल्ट है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला जो वर्जन है आपका, वो आपका काम करेगा कि कैसे इनमें से, इन आइडियाज में से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है और फाइनल एग्जीक्यूट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।